जय जगन्नाथ। जितने भी एस्पिरेंट्स उड़ीसा पीसीएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में कंफ्यूजन ये है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कितना प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, कब तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, कब तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ प्रिपरेशन लेके चलें, कब मेंस की प्रिपरेशन को छोड़कर पूरी तरीके से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आ जाए। तो इस तरह की काफ़ी कंफ्यूजन है। तो आपको भी अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं आज इस सेशन में इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's पीसीएस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उड़ीसा पीसीएस 2024 को अप्रोच करोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स को प्लान करोगे, किस तरीके से आप मेंस को प्लान करोगे, कब आपको मेंस की प्रिपरेशन कितने टाइम तक कर लेनी चाहिए और कितना टाइम आपको होल हार्टेडली प्रीलिम्स को देना है। ये सारी चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे इस एक सेशन में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स जिनका सपना है उड़ीसा पीसीएस क्वालिफाई करने का, देखिए अब कंपटीशन तो हर जगह है। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिर्फ होल हार्टेडली उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी और उड़ीसा पीसीएस दोनों एक साथ लेके चलते हैं। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो तीसरी कैटेगरी के होते हैं, जिनके यूपीएससी के अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, किन्हीं कारणवश उनका यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में नहीं होता, फिर वो भी पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं उड़ीसा पीसीएस पे। इस वजह से कंपटीशन बहुत टफ है। अब कंपटीशन बहुत टफ है तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्लान करना होगा। अब आप कैसे प्लान करेंगे, देखिए आपको अपने फेजेस में प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करना होगा। आपको सबसे पहले मैं इस सेशन में हम उन एस्पिरेंट्स, उन स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं जिन्होंने या तो प्रिपरेशन के बारे में सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं देखा है, बिल्कुल बेसिक्स बुक्स नहीं पढ़े हैं, या दूसरे ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कुछ रेफरेंस बुक्स वो एक दो बार पढ़ चुके हैं, पर जो प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई है। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को हम इस सेशन में केटर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं फेजेस में, देखिए प्रिपरेशन को फेज में आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, फेज में आपको डिवाइड करना होगा, फेज 1 और फेज 2। अब जो आपका फेज 1 है, ठीक है, फेज 1 में आप क्या करोगे, फेज 1 में अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बेसिक बुक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, तो सबसे पहले आप बुक्स को पढ़ोगे, बेसिक बुक्स, रेफरेंस बुक्स, जैसे आपकी एनसीईआरटीज हो गई। ठीक है, एनसीईआरटीज हो गई, एनसीईआरटीज आप रेफर कर सकते हो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इवन ऐसे आप पॉलिटी की भी, ठीक है, पॉलिटी की भी आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। अगर आपको स्किप करनी है तो आप 9th 10th स्किप कर सकते हो, पर 11th 12th आप अगर करोगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स पढ़ना है। ठीक है, इसको मान के चलो कि आपको 1 से 1.5 महीने में इन बेसिक बुक्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इन बेसिक बुक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये फेज 1 की बात हो रही है। तो ये उनको मैंने बताया जिनकी प्रिपरेशन या जिनको बेसिक बुक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने 1-2 बार बुक्स पढ़ी है, वो फेज 1 में क्या करेंगे। अब वो भाई फेज 1 में अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक बुक्स पढ़ी है तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप फिर से उन बुक्स को एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। उसके बाद आप क्या करो कि आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपका लिखने का एग्जामिनेशन है। आप पढ़ते जाओगे, लिखोगे नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंसाइज पढ़ोगे, लिखोगे ज्यादा, चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, वो सबसे पहले बेसिक बुक्स को पढ़ेंगे, 1-1.5 महीना वो टाइम लगाएंगे। ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने एक बार बुक पढ़ी हुई है पर रिवीजन के लिए वो बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसके बाद वो आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से बहुत अच्छा लिखने शुरू कर देंगे, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीमे धीमे जब आप पहले दिन आंसर लिखोगे और जब आप 30वें या आपका 50th डेज या आपका 60th डेज में जब आप देखोगे तो आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो फेज 1 में आप क्या करोगे, फेज 1 में आप अपनी प्रिपरेशन को मेंस ओरिएंटेड ही रखोगे, मेंस ओरिएंटेड रखोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे, करंट अफेयर्स को समझोगे। और करंट अफेयर्स में आपका नेशनल भी आ गया, करंट अफेयर्स में आपका नेशनल भी आ गया और साथ ही साथ आपका उड़ीसा स्पेसिफिक भी आ गया। ठीक है, आपका स्टेट स्पेसिफिक, उड़ीसा स्पेसिफिक भी आ गया।
ये रहेगा आपका फेज 1 की प्रिपरेशन। अब जब फेज 2 में आप आओगे, फेज 2 में आप तब आओगे जब आपके प्रीलिम्स में 2 से 3 महीना या 4 महीना मैक्स बचा होगा। अब इसमें फेज 1 में आपने क्या किया, फेज 1 में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ ली, आपने मेंस के लिए नोट्स बना लिए, आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, यानी कि कुल मिला के आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने आंसर्स भी लिख लिए, आपका कॉन्फिडेंस आई है। अब आप स्विच कर जाओगे पूरी तरीके से प्रीलिम्स मोड में, पूरी तरीके से प्री मोड में आ जाओगे, जहां पे आप फैक्ट्स को पढ़ोगे, जहां पे आप करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, बोथ आपका नेशनल और स्टेट स्पेसिफिक, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे। और जब आप प्रीलिम्स दोगे अपने, अगर इस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है तो फिर चांसेस रहेंगे कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, फिर जो आपका गैप रहता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें आप क्या करोगे, उसमें फिर आप यहां पे जो आपने आंसर राइटिंग करी थी उसको अब आप मेंस मोड में ले आओगे। तो 2-4 महीना आपने प्रीलिम्स मोड में तैयारी करी, उसी तरीके से फिर आप वापस फेज 1 में आओगे और मेंस मोड में तैयारी करोगे। पर इस बार जब आप मेंस मोड में आओगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपने बेसिक बुक्स पढ़ा हुआ है, आपने आंसर राइटिंग पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को 2 फेजेस में बांटोगे, एक फेज 1 फेज 2। फेज 1 में आप मेंस पे थोड़ा फोकस करोगे, और जब प्रीलिम्स आने वाला होगा, थोड़ा समय बचा होगा, कुछ थोड़ा समय यानी कि 2 महीना 3 महीना या मैक्सिमम 4 महीना, फिर आप प्रीलिम्स पे पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाओगे, पूरी तरीके से फोकस हो जाओगे प्रीलिम्स पे। तो भाई ये तो हमने बात कर ली, आपको पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बता दी। अब देखिए इन सब में दिक्कत क्या होगी, ठीक है, इन सब में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, आपको समझना होगा कि अगर मुझे कोई बेसिक बुक, अगर मैं एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट मुझे अगर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, आपको वीडियोस देखने होंगे, जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं आपके, सपोज करिए आपको ज्योग्राफी में इंडियन मॉनसून के रिगार्डिंग डाउट्स आ गए, ठीक है, आपको एलिनीनो के रिगार्डिंग डाउट्स आ गए, तो फिर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपका टाइम डाइवर्ट होगा। तो ये तो मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दी, पर इसमें यही इशू है कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने होंगे, आपको सारी चीजें समझनी होगी, आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से ये प्लान से करोगे, आपके चांसेस है कि आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। पर आपको अगर इन सब की मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये है कि सर मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दे दीजिए, मैं पढ़ूंगा और मैं अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो उसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ PCS ने अपने उड़ीसा PCS के लाइव फाउंडेशन बैचेस को लॉन्च कर दिया है। और इसमें ये जो बैच है वो बैच नंबर 4 है। इससे पहले 3 बैचेस आ चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, सबका पॉजिटिव फीडबैक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं और वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें आपको प्रोवाइड क्या किया जाएगा, जिससे आपको, आप जो कह रहे थे कि सर किस तरीके से आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए इसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर नोट्स रहेंगे, मेंटोरशिप रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटोरशिप। अगर आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन में यू आर फीलिंग डाउन, आप लो मोटिवेटेड हो रहे हो, आपका मोटिवेशन लो है, आप मेंटोर को कॉल कर सकते हो, मेंटोर आपको फिर गाइड करेंगे। और ये मेंटोर 24/7 अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आपको कोई भी समस्या आए तो आप इन मेंटोर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, एक तो आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर नोट्स इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपका ध्यान सिर्फ लेक्चर पे होना चाहिए। उसके बाद आपको नोट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं, आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स भी मिलेंगे, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किए रहते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स जो खुद इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, उन एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि भाई स्टेट का स्पेसिफिक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाह रहे हो और आपको अगर स्टेट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, स्टेट में क्या इश्यूज हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर चांसेस कम रहेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो इस वजह से स्पेशल फोकस जो
स्पेशल फोकस प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके स्टेट स्पेसिफिक यानी कि जो उड़ीसा स्पेसिफिक है। उसके बाद आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस के बाद आपको होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जैसे आपने लेक्चर कंप्लीट किया, जैसे ही आपने लेक्चर कंप्लीट किया इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल गया। सपोज करिए आपने पॉलिटी में आपने डीपीएसपी पढ़ा, डीपीएसपी में आपने पढ़ा कि डीपीएसपी जो है ये विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बोला जाता है, ठीक है। डीपीएसपी आपका पार्ट 4 का पार्ट है। डीपीएसपी इस वजह से बनाया गया था क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये मानना था कि ऐसी चीजें जो तुरंत इंप्लीमेंट नहीं हो सकती हैं, और जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, स्टेट जब केपेबल होगा तो फिर वो डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट की तरफ आने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू एजुकेशन पहले भैया डीपीएसपी का पार्ट था। उसको फिर जब ये रियलाइज हुआ कि अब स्टेट भारत इतना ग्रो कर चुका है कि सभी बच्चे जो 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र में हैं उनको फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है, तो उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह पे जब आपको डीपीएसपी आपका कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्यों डीपीएसपी को बोला जाता था कि डीपीएसपी कंसिडर्ड एज द विश लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल गया, आपने आंसर लिख लिया, आपने प्रीलिम्स बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपका डीपीएसपी पूरी तरीके से क्लियर। इसी तरीके से सारे क्लासेस, सारे टॉपिक्स के बाद आपको टेस्ट, होमवर्क क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। और जब पॉलिटी आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका फिर फुल लेंथ टेस्ट भी होगा जो आपका प्रीलिम्स और यानी कि एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों चीजें कंक्लूड करेगा। तो ये आपका एक ऐसा बैच है जिसमें आपको जो मैंने अभी प्रिपरेशन बताया फेज 1 फेज 2 ये सेम वही इसी पैटर्न पे चलता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका ये मानना है कि हम सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बस आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये चाहिए कि हमें आप गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए, हम पूरी मेहनत करेंगे, तो उनके लिए स्टडी IQ PCS ने उड़ीसा PCS का लाइव फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर दिया है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 3 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो समय आपके पास कम है, इन बैचेस में आप एनरोल हो सकते हो, पर गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा। मेरा कोड RS लाइव लगाएंगे, ठीक है, दिस इज माय कोड। जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे RS लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, RS लाइव आप जब लगाओगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको उड़ीसा PCS को टैकल करना है, और मैंने आपको चीजें बताएंगी किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा, अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।